हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले दिनों से हम 12th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें 7 लेसन हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 8वें लेसन के बारे में। क्लियर? एक बार मैं यहाँ तक आपको 5 मिनट में रिवाइज करवा दूं, आप ध्यान से देखना सारी बात। बच्चों, सबसे पहले दिन हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी डीसी और एसी की। सुनिएगा, डीसी वो धारा है जिसका मान दिशा समय के साथ परिवर्तित ना हो, और एसी वो धारा है जिसका मान दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदले। ग्राफ की बात आई तो शुद्ध डीसी का ग्राफ, यहां टाइम, यहां करंट, ग्राफ सीधी रेखा आया था, और अशुद्ध होगी तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और एसी में मैंने आपको बताया कि ये ज्यावक्रिय भी हो सकता है, ये त्रिभुजाकार भी हो सकता है, ये वर्गाकार भी हो सकता है। कुछ इस तरीके से आपकी बहुत सारी शेपें हमने देखी थी। यहां सोर्स का प्रतीक ये होता है प्लस माइनस, और यहां स्रोत का प्रतीक कुछ ऐसा होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 पड़ी और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज पड़ी। फिर हमने बात की एसी के कुछ मानों की। 4 तरह के मान पढ़े हमने। सबसे पहला जो मान हमने पढ़ा वो था तात्क्षणिक मान। किसी विशेष समय पर जो मान होता है उसे तात्क्षणिक मान नाम दिया था। इसके समीकरण आपको याद होंगे। आई का तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज का बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तात्क्षणिक मान हो गया। नंबर दूसरा मान आप लोगों ने पढ़ा शिखर मान, अधिकतम मान। धारा के लिए आई नॉट और वोल्टेज के लिए बी नॉट। तीसरा मान आपने पढ़ा इसका औसत मान, और औसत मान में 3 चीज पढ़ी बच्चों। संपूर्ण चक्र में मान होता है 0, अर्ध धनात्मक में धारा का तो 2i नॉट बाई पाई, और विभव का 2b नॉट बाई पाई, या इसी चीज को मैं 0.636 i नॉट या 0.636 v नॉट कहता हूं। ऋणात्मक में यही मान नेगेटिव में आ जाएंगे। और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आरएमएस जाना, वर्ग माध्य मूल मान। आई आरएमएस तो होता है आई नॉट बाई √2, और बी आरएमएस होता है बी नॉट बाई √2। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई नाम सहित दे तो ठीक, और बिना नाम का कोई आ जाए, धारा या वोल्ट था, तो उसे फिर कौन सा मानना पड़ेगा आपको? आरएमएस मानना पड़ेगा। चर्चा मैंने ये भी की कि डीसी का मापन करने के लिए हम डीसी अमीटर और वोल्टमीटर काम में लेते हैं, और इनका सिद्धांत होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और रही बात एसी की, तो ये आधारित है तप्त तार। वोल्टमीटर मीटर है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और ये अच्छा, ये जो मान नापते हैं एवरेज मान नापते हैं, और ये जो मान नापते हैं आरएमएस मान नापते हैं। ये सब मैंने बात की थी। क्लियर है यहां तक? कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद में 3 तरह के कंपोनेंट देखे थे एक्चुअल में। तो कौन कौन से? आर, एल और सी। प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र। प्रतिरोध, इनमें एक शब्द आता है प्रतिबाधा का। प्रतिबाधा का, तो जैसे कि मैं आपको परिपथ भी पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले आपने जाना आर परिपथ के बारे में, और आर परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो होती है आर, और जो कलांतर आता है वो आता है 0 डिग्री। कलांतर कितना आता है? 0 डिग्री। दूसरा हमारा एल परिपथ आया था। इसकी प्रतिबाधा होती है XL, जिसे हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, ओमेगा एल या 2πfl। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने देखे। और यहां कलांतर कितना था? π/2। पर इस π/2 में कौन आगे था? एल परिपथ में वोल्टेज आगे था करंट से। और तीसरा आपने पढ़ा सी परिपथ। ZC की बात करूं तो वो XC है, धारतीय प्रतिघात, 1/ωc या 1/2πfc। और यहां भी कलांतर कितना है? π/2। पर अब की बार वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है।
और चौथा हमने पढ़ा आर एल परिपथ। तो जो जेड आर एल है वो है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और जो कलांतर हमारा आया था टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। यहां तक आप लोगों को भैया पूरी कहानी एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। लास्ट में मैं लिस्ट भी बना दूंगा जिसमें सारे आंकड़े सेट कर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 8वां लेक्चर। सुनिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस देख लें पहले। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10.11 तक करवा चुका हूं, आप 10.12 देखिए, 10.12। अब सुनना, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे भाई, ज़्यादा, तो हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.12 की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 10.12 की अगर मैं बात करता हूं, पढ़िएगा। 0.5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली, कुंडली का प्रेरकत्व मतलब एल दिया हुआ है 0.5 हेनरी। प्रेरकत्व की कुंडली को जब 100 वोल्ट के डीसी धारा स्रोत से जोड़ते हैं, ये बच्चों 100 वोल्ट समझना, 100 वोल्ट डीसी वोल्टेज है, बोल रहा है इसको 100 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ते हैं। देखो अगर ये प्रत्यावर्ती होता तो आप इसको बीआरएमएस लिखते, पर दिष्ट है, नॉर्मल बी छोड़ दो, दिमाग नहीं लगाना है। जोड़ते हैं तो कुंडली में 0.5 एम्पियर धारा बहती है, अगर जोड़ा जाए तो जो करंट बहेगा ना वो 0.5 एम्पियर बहेगा। आगे आगे पढ़ो, फिर समझते हैं। यदि कुंडली को 50 हर्ट्ज और 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, पहली कंडीशन तो कुंडली को हमने इससे जोड़ा, दूसरी कंडीशन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और जो बीआरएमएस है। अब साहब बीआरएमएस क्यों लिखा आपने, क्योंकि प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज अगर बिना नाम के आ जाए तो अंडरस्टूड है कि उसे आप बीआरएमएस मानोगे। जोड़ा जाए तो इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना आएगा बच्चों, आपको आई का मान निकालना है। देखना ध्यान से। बहुत से बच्चे तो भैया सवाल पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कैलकुलेशन आप करोगे, मैं कॉन्सेप्ट आपका मजबूत करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सुनिएगा बच्चों, एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। आप याद करो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आया था कि प्रतिरोध विहीन कुंडली, मैंने आपको एक बात कही थी, अगर कुंडली है ना कुंडली, तो आप 100% नहीं कह सकते कि वो एल सर्किट होगा, क्योंकि कुंडली का कुछ प्रतिरोध भी होता है। मतलब नॉर्मल शब्द जब काम आए ना कुंडली, तो आप समझना कि वो आरएल सर्किट की बात कर रहा है, आरएल। पर जब कल हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसने कहा था प्रतिरोध विहीन कुंडली, नॉर्मल कुंडली आरएल होती है, प्रतिरोध विहीन, प्रतिरोध नहीं है, तो फिर बचा क्या उसके पास में, एल बचा भैया। क्या बचा, एल। पर अब यहां कुछ चर्चा नहीं करी, मतलब आरएल सर्किट है तो आरएल में साहब एल का मान तो है, आर कहां है, आर कहां है बच्चों, इन दोनों आंकड़ों से आपका आर निकलेगा। ये जो डीसी के आंकड़े दिए हुए हैं इनसे आप आर निकालोगे तो हम कहेंगे कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध। तो आर का सूत्र क्या होता है बच्चों, V अपॉन आई, निकाल लो। V कितना है 100 और I कितना है 0.5, मतलब 1/2 मतलब 200, मतलब कितना आया 200 ओम। ये कहानी समझ में आई बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तब मजा आएगा, अदरवाइज गलत कंफर्म करके आओगे, मेरी गारंटी है आप इसमें, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया आरएल सर्किट। ये सर्किट कौन सा हो गया, आरएल। आर तो ये निकल के आ गया 200 ओम और एल इस कुंडली का 0.5 हेनरी। अच्छा करंट भी देखो, एक करंट पूछा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, आईआरएमएस पूछ रहा है। और अब बच्चों दिमाग लगाइए, आईआरएमएस का सूत्र क्या होगा, बीआरएमएस बटे जेड आरएल। समझना ध्यान से, आईआरएमएस भाई नॉर्मल, देखो सूत्र बढ़ाना सीखो आप। करंट का सूत्र मेरे दिमाग में क्या रहता है, देखो मैं कैसे चीज़ों को सेट करता हूँ, इतनी चीज़ें कोई रट नहीं सकता।
मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि करंट का सूत्र तो है साहब वोल्टेज बटे रुकावट। आसान भाषा में समझो आप, वोल्टेज बटे रुकावट। अब कौन सा करंट चाहिए, IRMS है, तो बी भी कौन सा रहेगा, BRMS। अगर मैं कहता कि शिखर करंट निकालो तो फिर वोल्टता भी शिखर रहती। मैं कहूँ एवरेज करंट निकालो तो वोल्टेज भी एवरेज रहेगा। चूंकि इसने कुछ नहीं कहा, इसने तो कहा खाली करंट निकालो। तो जब बिना नाम की चिट्ठी आ जाए तो IRMS के पास लेके गए। IRMS ने कहा ठीक है साहब, हमें तो BRMS बटे रुकावट। अब ये सर्किट आपकी नज़र में कौन सा है? अगर ये शब्द यूज कर लेता प्रतिरोध विहीन कुंडली, तब तो मैं नीचे एक्सेल जमा देता, एल सर्किट कहलाता। पर बच्चों प्रतिरोध विहीन कुछ नहीं बोला, इसमें प्रतिरोध भी है और इसमें प्रेरकत्व भी है। मतलब कि ये तो सब RL सर्किट है, तो नीचे आएगा बच्चों ZRL। अब ZRL की सूत्र की बात करो, चाहो तो अलग से निकाल लो, ZRL अलग से निकाल लो, फिर सीधा मान सेट कर देंगे। ZRL बराबर रूट ऑफ, क्या सूत्र होता है बच्चों, R² प्लस XL का स्क्वायर। आगे बढ़ाओ, ZRL बराबर R², R की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है 200, और 200 का स्क्वायर 40,000, प्लस XL होता है बच्चों ओमेगा L, और ओमेगा होता है 2πf। ध्यान से देखना, 2 पाई की वैल्यू 3.14, F फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, 2πf। ओमेगा L होता है ना XL, तो ओमेगा 2πf, और L कितना है 0.5, यानी कि 1/2, और इसका स्क्वायर। और इसको भी आप ऐसा करो, पूरा ना लिखे हो भले, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको 200 का स्क्वायर लिख दो। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं बच्चों प्रयास कर रहा हूं ZRL निकालने का। ZRL का सूत्र मैंने कल याद करवाया है, मैंने कहा है बहुत लेंथी हो जाएगा, एक एक स्टेप समझोगे बड़ा मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अब ZRL की कैलकुलेशन को इजी करने का एक तरीका है मेरे पास। देखो, इसे 2 ने तो ये 2 मार दिया, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने वाला हूं। 50 का स्क्वायर यहां से कॉमन, और 200 में से 50 कॉमन लूंगा तो 4 का स्क्वायर बचेगा, एक तरीके 4 बचेगा अंदर। 50 का स्क्वायर यहां से, 50 का स्क्वायर यहां से, रूट से बाहर निकलेगा भाई साहब 50 अंडर रूट में। 200 में से 50 कॉमन लिया तो 4 का स्क्वायर कितना बच गया 16, प्लस ये 50 कॉमन आ गया, 3.14 का स्क्वायर लगभग 10 रहता है, लगभग 9.46 आता है। बताओ तो ये पाई है, और पाई स्क्वायर आपको मैंने 9.46 याद करवा रखा है कई बार। 9.46 लिख दो, लगभग 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग। तो जो ZRL निकल करके आएगा भाई साहब 50 गुणा अंडर रूट में 26 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 9.46 ही तो है, तो वैसे तो देखा जाए तो 25.46 हुआ, और 25 का रूट कितना आता है 5। आप अप्रोक्सीमेट इसको 5.1 मान लो। 25 होता तो 5 आता, दिमाग लगाओ यार। 25 से थोड़ा ज़्यादा 0.1 मान लिया। जब हमने ZRL से गुणा किया इसका, तो ये कितना आएगा 0.0 खा जाएगा, 5 से कम 5, 5 25, 25 सॉरी सुनना, 5 5 25 255 आएगा, 0.0 खा जाएगा, 5 से कम 5, 5 25 255 ओम ZRL आएगा। बच्चों आपको तो IRMS चाहिए, आता है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अच्छा बुक में देख के बताऊँ एग्जैक्ट कितनी आ रही है। जब इसने जेड हल किया 254.26, देखो कितना एग्जैक्ट पहुंच गया अपन, 254.26 लगभग 255, क्या फर्क पड़ रहा है। तो IRMS BRMS कितना है 100, और नीचे लगभग कितना है 255। सॉल्व करें, 5 से काटना, 5 से क्या 25 से काट दो यार, 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कितनी बार गया 20 बार, और नीचे 51 बार, सही है ना साहब। और 20 में 51 का भाग दे के देखना बच्चों, पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0 200 में लगभग 4 बार, 3 पॉइंट लगभग 4 मान लें तो 0.4, इसमें 0.39 आंसर है। 0.40 आया ना हमारा, हमने सॉल्व किया तो 0.40 को अपन 0.39 के आसपास लिख देंगे। अब आपको सब जुगाड़ है तो बच्चों, अगर आप एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन करने भी लग गए ना, तो मेरी गारंटी है तुम्हारे पसीने आ जाएंगे पर उत्तर नहीं आएगा। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए, साहब एग्जाम में आ गया तो हम कैसे करेंगे, ये कंपटीशन एग्जाम मान लायक क्वेश्चन होते हैं। आप मेरी बात समझना, वो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, A 0.39, B 1.2, C और कम, तो आप 0.40 के आसपास जो संख्या है उसे टिक करके आ सकते हो। मेरी बात समझ में आई। क्वेश्चन अपने आप में बहुत धांसू है, बच्चों को देख के लगता है कि सर एल सर्किट है,
पर बच्चों याद रहे एल नहीं है, आर एल है, क्योंकि ये डीसी का जो आंकड़ा दिया हुआ है ये तमाशा देखने के लिए थोड़ी दिया हुआ है, इसका भी तो कोई रोल है। और इसका रोल क्या है? रजिस्टेंस निकालना। मैंने रजिस्टेंस निकाला, 200 आया, आर एल सर्किट बन गया। और बिना नाम के आई पूछा है, मतलब आई आर एम एस पूछा है, सारा सॉल्व करो, आंसर लाओ, खत्म हुआ आपकी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों यहां तक बहुत ढंग से क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिमाग लगाओ उसमें। देखो बोर्ड में आए नहीं आए इस बात से कोई मतलब नहीं, बेफिक्र रहो, 100% कोर्स आपका करवाया जाएगा, एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। पर थोड़ा सब्र रखें, किस समय क्या पढ़ाना है ये मैं भली भांति जानता हूं ना। आप जो पढ़ा रहा हूं उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस लगाएं। आगे देखिए नेक्स्ट, और अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए, अच्छी कैलकुलेशन भी है। 10.13 पढ़िए और साथ में आंकड़ा भी हम लिखेंगे ना। आप एक बार पढ़ के देखें भाई, 10.13 एग्जाम्पल आप पढ़ के देखें एक बार। देखिए भैया 10.13, एक बल्ब 100 वोल्ट और 10 एम्पियर पर कार्य करता है। सुनिए, एक बल्ब का वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट और उसमें करंट कितना दिया है? 10 एम्पियर। देखो ध्यान से, कुछ नहीं कहा एसी है कि नहीं, ऐसा नहीं बोला, और ना ही आवृत्ति दी है, तो 100% डीसी है। अगर देखो या तो एसी वोल्टेज को वो बोलेगा एसी है और उसकी आवृत्ति जरूर देगा, अगर नहीं दी जाए तो आप समझ जाना कि वो डीसी की बात करवा रहा है। 100 वोल्ट और 10 एम्पियर करंट डीसी के लिए, एक विद्युत बल्ब 10 वोल्ट, 100 वोल्ट और 10 एम्पियर पर कार्य करता है। अब हमने इसको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है, तो ये बीआरएमएस है। एसी वोल्टेज बिना नाम के है तो आरएमएस रहा होगा, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करो। समझने वाली बात, आवश्यक 200 वोल्ट 50 आवृत्ति पर जोड़ा गया है, आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करो। मतलब आपको प्रेरकत्व मतलब एल निकालना है। क्या निकालना है? एल। तो एल अपन कैसे निकालें, प्रेरकत्व अपन कैसे ज्ञात करें ना। दो आंकड़े आपको दिए गए हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं रजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, बीआरएमएस वगैरह दे रखा है, तो पहले आप ऐसा करो कि इन दोनों आंकड़ों का यूज करते हुए रजिस्टेंस निकाल लो। मतलब ये सर्किट भी आरएल सर्किट है, प्रेरकत्व की तो बात करवा ही रहा है, तो इससे एल की हिंट मिल गई, और डीसी के आंकड़े दिए हुए हैं, इससे हमें आर की हिंट मिल गई। तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। बी कितना 100, आई कितना 10, तो 10 ओम हो गया रजिस्टेंस। रजिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम। ठीक है, अब सुने ध्यान से, सूत्र की बात करें, बीआरएमएस है। देखो करंट पहले भी 10 था और नया भी 10 ही रहेगा। सोचना, हम फंस चुके हैं। हम कैसे फंस चुके हैं? आर का मान मेरे पास है, एल मुझे निकालना है, मतलब एक्सएल की कोई दिक्कत नहीं है। बीआरएमएस है, आईआरएमएस मुझे चाहिए। अब आईआरएमएस या तो उसको देना चाहिए या निकलवाएगा, तो क्यों निकलवाएगा? एल पूछ रहा है, चक्कर बढ़ गया। तो सुनना सूत्र ध्यान से, वही पिछले वाला सूत्र अप्लाई करूंगा। आईआरएमएस बराबर बीआरएमएस अपॉन आरएल सर्किट है ना, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ एल का स्क्वायर, ये लगाऊंगा। और बच्चों यहां से मुझे एल स्क्वायर चाहिए, तो देखो मैं कैसे करूंगा, पहले इसको इधर लूंगा, कितना आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। करना बच्चों इसको जरा ध्यान से। रजिस्टेंस कितना आया है? 10 का स्क्वायर प्लस 2 पाई कितना है? 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, और एल तो हमें चाहिए ही चाहिए, इज इक्वल टू उधर बी आर एम एस बटे आई आर एम एस। बी आर एम एस कितना है? 200। और रही बात आई आर एम एस की, यहां बुद्धि लगाना, जो पहले करंट है डीसी वाले सर्किट में उसी को मान लेना है आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कितना मान लेना है? 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गई, स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर 100, इसका अंदर गुणा होगा 50 गुणा 2 100, 314 का स्क्वायर बच गया, ध्यान से देखा जाए तो ये, और गुणा में एल स्क्वायर,
बराबर 20 का स्क्वायर 400, 100 उधर गया तो कितना हो जाएगा 300, एल स्क्वायर आ गया साहब आपका 300 बटे 314 का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से एल निकालोगे, सोचना इसका अंडर रूट लेंगे तो 314 के स्क्वायर में से तो 314 आ जाएगा, 300 का अंडर रूट 100 का कितना आएगा 10, और रूट 3 का 1.732। एल इज इक्वल टू 10 से गुना करते ही क्या 17.32 बन गया, और नीचे है 314। अब हल कैसे किया जाए, तो भाग देना पड़ेगा आपको। 17 में 314 का, देखो ऐसा करो, दिमाग लगाओ और दिमाग लगाओ। इसको 31.2 मान लें तो नीचे 10⁻1 हो जाएगी। 7 2 34, लगभग 1/2 ना होकर कुछ कम, 1/1 पॉइंट समथिंग। इसको आप सॉल्व करके देखना और इसका आंसर आएगा 0.055। मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेशन गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो, गुणा भाग तो आप कर ही दोगे, कोई टेंशन नहीं है। बात कॉन्सेप्ट की है जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है साहब, नोट करो। ये था आपका एग्जाम्पल 10.12। नाउ नेक्स्ट, एग्जाम्पल 10.13 देखिएगा। एक 10.13 ये भी कराया था, ठीक है ना। 10.14 देखिए भाई, 1/पाई हेनरी स्वयं प्रेरकत्व की एक कुंडली। आपको स्वयं प्रेरकत्व दिया हुआ है 1/पाई हेनरी, कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व यानी कि कैपिटल एल है 1/पाई हेनरी, 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। रेजिस्टेंस का मान दिया है 300 ओम। तो आप समझ गए होंगे साहब आरएल सर्किट की बात चल रही है। भाई फिलहाल अपन ने आरएल पढ़ा है, लेकिन आप पहचानना सीखोगे वास्तव में आरएल है क्या नहीं है। यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से, मतलब जो स्रोत काम में लिया गया है उसकी आवृत्ति कितनी है 200 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज, आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाता है। तो धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर ज्ञात करो। विभवांतर मतलब बीआरएमएस दिया हुआ है, आवृत्ति के साथ विभवांतर होते ही एसी, और एसी मतलब बीआरएमएस, 200 वोल्ट दिया गया है, और आपको कलांतर ज्ञात करना है फाई। बच्चों ये आरएल परिपथ हुआ कि नहीं हुआ पहले तो आप ये समझने का प्रयास करो। देखो इस सवाल में रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे दिया है, और पिछले 2 सवालों से वो आपको डीसी की वैल्यू देता है, बी की और आई की। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, हमें तो हमारा आंसर से मतलब है। ठीक है ना साहब। फाई, अब फाई का सूत्र क्या है, कलांतर का सूत्र क्या है। फाई का सूत्र है साहब tan इनवर्स XL अपॉन आर। भैया शुद्ध तो याद करने ही पड़ेंगे। तो XL को मैं चाहूं तो ओमेगा एल, और ओमेगा को मैं 2πfl पुट कर सकता हूं क्या, हाँ या ना। तो फाई बराबर tan इनवर्स, सारे आंकड़े इसमें पुट कर दो। 2 पाई कितना 3.14, एफ कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी 200, और एल है साहब 1/पाई, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है 300। थोड़ा दिमाग का उपयोग करना कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचा 400, और नीचे कितना बचा 300। तो 4/3, और बच्चों याद करो 11वीं क्लास, 4/3 का मतलब होता है 53 डिग्री। 10 के अंदर 4/3 याद आया, 3 4 5 का एक समकोण त्रिभुज, अरे याद हो गया। ये 5, ये 3 और ये 4, तो ये 57 37 53, और ये 47, ये 90। तो आंसर आ गया हमारा 53 डिग्री, ये आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, सरल कैलकुलेशन भी है ना। तो एग्जाम में आ सकता है, समझे सब। बहुत ज़्यादा इजी हो गया भाई ये तो है ना, नोट कर लो।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10.14। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर 10.15 की। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10.15 पढ़िए। एक कुंडली 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा तथा 200 वाट है ये शक्ति लेती है। एक कुंडली जो है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति, एसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो एसी है तो जो वोल्टेज रहा होगा वो बीआरएमएस रहा होगा, कितना 220 वोल्ट। एक कुंडली 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा लेती है, आईआरएमएस बिना नाम के दी हुई है 2 एम्पियर, तथा 200 वाट शक्ति लेती है। पावर भी दिया हुआ है, कितना 200 वाट, 200 वाट। आगे पढ़िएगा, कुंडली के प्रतिरोध और प्रेरकत्व ज्ञात करो। एक तो आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है और एक आपको एल ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। विचार करें और ध्यान से देखें एक बार अच्छे से। वापस से वही क्वेश्चन है ना, सोचो और इसका आंसर लेके आओ, एक बार विचार करो। तो क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, बीआरएमएस दे रखा है, आईआरएमएस दे रखा है, पावर दे रखी है, रेजिस्टेंस और स्वयं प्रेरकत्व, सॉरी जो भी इसका प्रेरकत्व है वो हमें निकालना है। तो बच्चों याद करो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी जो क्वेश्चन कराया है उससे पहले क्वेश्चनों में आपको बी और आई दिया हुआ था। यहाँ एक हिंट है, आपको पावर दे रखा है, ध्यान से देखिए, और करंट दे रखा है। और मैंने कहा ना करंट सिंपल हो चाहे आईआरएमएस, दोनों तरह काम में ले सकता हूँ। तो इस पावर और आई का उपयोग करते हुए तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखना कैसे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, कई फॉर्मूले हैं रेजिस्टेंस के, आपको एक पावर का फॉर्मूला पता हो, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, पता है क्या? सॉरी, कौन कौन से फॉर्मूले थे पावर के? एक तो P बराबर VI था, एक I स्क्वायर R था, है ना, और एक B स्क्वायर अपॉन R था। ये तो 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो कौन सा लेने में फायदा है? आई के टर्म में कौन सा? आई स्क्वायर आर। तो आप यूज करो P बराबर आई स्क्वायर आर, R इज इक्वल टू P अपॉन आई स्क्वायर। पावर कितनी है? 200। करंट कितना है? करंट 2 का स्क्वायर कितना है? 4 का भाग जाएगा 50 ओम। तो जो रेजिस्टेंस आना है कितना आ जाएगा? 50 ओम। अब बात करें एल की, थोड़ा दिमाग लगाओ। एल तो तब निकलेगा जब ZRL निकलेगा, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करो ना, तो एक IRMS का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, BRMS अपॉन अगर RL सर्किट है तो ZRL। तो यहां से पहले आप ZRL निकालो, कितना? BRMS अपॉन IRMS। BRMS कितना है? 220। IRMS कितना है? 2। तो ZRL आ गया 110 ओम, 110 ओम। और ZRL का सूत्र क्या जानते हो भाई? ZRL का सूत्र होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो यहां से XL का स्क्वायर आएगा Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z स्क्वायर कितना है? 110 का स्क्वायर, 121 के बाद 00, 11 के 121 होता है ना, और माइनस रेजिस्टेंस कितना आया है? 50 का स्क्वायर। ऐसा करो, सुनो, इसको आप ऐसे लिखो, 110 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। तो XL बराबर इन दोनों में से 0, मतलब 10 का स्क्वायर तो बाहर कॉमन निकल रहा है, 10 का स्क्वायर कॉमन लेते बचेगा 121 और ये बचेगा 25।
तो यहां से अगर एक्सएल निकालना है तो 10 का तो कितना, 10 का स्क्वायर 10 बन जाएगा। 121 में से 25 गए तो कितना बचेगा, ये 6 3 8 86, सॉरी 86 बचेगा, 96 बचेगा, 96 बचेगा भाई साहब, है ना। तो अंडर रूट 96, और अंडर रूट जो 96 है 100 होता तो कितना 9.4, सॉरी 96 का कितना आएगा, 96 का लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, 10 तो अपना ही यही है। ऐसा करो, सुनो, 100 होता तो 10 आता, 10 से थोड़ा सा कम 9.5 लिख दो। चलो, एक्सएल कितना होता है 2πfl, 95 हो जाएगा तरीके से। और यहां से जब एल को हल करोगे ना तो बहुत लंबी कैलकुलेशन के बाद 0.312 हेनरी आंसर आएगा। क्लियर है भाई। 2πf जो बनेगा वो 314 बनेगा, और 95 में 314 का भाग मतलब 100 में लगभग 300 का भाग 1.3.33 सही मतलब आंसर है भाई। देखो मैं आपको साफ क्लियर कर दूं, पर आप ये कोर्स पता नहीं आप कैसे पढ़ा रहे हो, कि ऐसी विकट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। यही क्वेश्चन आ सकता है पर संख्याएं इस तरीके से सेट होकर आएंगी कि वो कैंसिल हो जाए आपस में। क्लियर है। नेक्स्ट 10.16, बात करें हम एग्जाम्पल 10.16 के बारे में। पढ़िए, नगण्य प्रतिरोध की किसी कुंडली को 120 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, कुंडली का खुद का कोई प्रतिरोध नहीं है ना, खुद में मतलब केवल एल रहेगा, उसे एक रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 120 ओम का। कुंडली का प्रेरकत्व एल आपको दिया हुआ है 0.4 हेनरी। इस पर 200/पाई, हर्ट्ज है भैया, हर्ट्ज सही कर लेना, फ्रिक्वेंसी है ये 200/पाई हर्ट्ज, और 100 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा BRMS है 100 वोल्ट। तो कुल प्रतिबाधा ZRL निकालनी है, कला कोण फाई निकालना है, और धारा ज्ञात करनी है। बहुत सरल है, कोई टफ नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करें, देख सबसे पहले हम ZRL की बात करें, और ZRL का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में बोलते जाओ। देख, R² प्लस XL का स्क्वायर, ZRL बराबर अंडर रूट में R² प्लस ω L का स्क्वायर, ZRL बराबर अंडर रूट में R² प्लस 2πfl का स्क्वायर। अब जो मान है सारे जमा दो। तो ZRL बराबर R², R कितना है 120 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी है 200/पाई, तो 200 का स्क्वायर अलग और नीचे पाई का स्क्वायर अलग, और एल कितना है 0.4 मतलब 4/10 का स्क्वायर का अंडर रूट। बुद्धि का उपयोग करें बच्चों, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मर गया, ठीक है ना। जो कट रहा है उसे काटने का प्रयास करिए। क्या कट रहा है, ZRL बराबर देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 0 की वजह से 00 आ जाएगा, प्लस देखें 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 16 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 64, 64 का 2 से गुणा करेंगे तो 128, और 2 0 की जगह 4 0, 10 का भाग दूंगा तो 1 0 कट जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आप ये देखो, दोबारा देखो। 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 16 का 4 से गुणा किया कितना आया 64,
64 का 2 से गुना किया, कितना आया 128। इसको 200 की 2 जीरो का स्क्वायर करूंगा तो 4 जीरो आएंगी, पर नीचे 1 जीरो से कट जाएगी, 3 जीरो रह जाएंगी। क्या बच गया, इसको लिख दो। देखो ऐसा करो, सुनो, 2 जीरो यहां से कॉमन, 2 जीरो यहां से कॉमन, तो एक तो जीरो बाहर आ गई, 10 अंदर बच गया 1440 और 1280। सॉरी, देखो हाँ सही है, 144 और 1280 कितना हो जाएगा ये, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 3 और 1 4, कुछ 1424। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ZRL कितना आ रहा है, कहाँ गया, क्वेश्चन में जेड सॉल्व कर रखा है, 200 ओम आ रहा है सॉल्व करने के बाद में। कितना आ रहा है, 200 ओम, मतलब ये 20 तो नहीं आ रहा, क्या चक्कर पड़ रहा है, एक सेकेंड, 120 का स्क्वायर, देखो कुछ इसमें मिस्टेक है यार, 400 गुना 0.4 का स्क्वायर, गलत है, आंकड़े गलत है भाई, कुछ ना कुछ गलती है। रेजिस्टेंस 120 है, ठीक है, L 0.4 है, F 200/पाई है, इसने जो R निकाला है ना, कुल प्रतिबाधा जो निकाली है इसने, दो सौ ओम निकाला है, या तो इसे गलत आ रहा है, अपना गलत आ रहा है, अपना गलत हो ही नहीं सकता है, ये गलत होगा भाई। देखो 1400 का स्क्वायर किसके आसपास आएगा, आप दिमाग लगाना, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, कुछ कम करो 40 से, 35 गुना 35 करके देखना कितना आता है, 25 के 5 हासिल 2, 15 और 2 17, 15 के 5 हासिल 1, 9 और 1 10, 5 2 1224, ज़्यादा करो, 36 गुना 36 करके देखेंगे, 36 के 6 हासिल 3, 18 3 21, 18 के 8 हासिल 1, 9 और 1 10, 108, 6 क्या 1200 ना 37 38 के आसपास आंसर आएगा, 380 ओम आंसर आएगा, चेक करिएगा, पहला आंसर। दूसरा अपने से पूछ रहा है कलांतर कितना है, तो आप फाई का सूत्र याद करो, tan इनवर्स XL/R, फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा L, मतलब 2 पाई FL/R, तो tan इनवर्स 2 पाई, फ्रिक्वेंसी है साहब 200/पाई, L कितना है 4/10, और बटे R रेजिस्टेंस कितना है 120, सॉल्व कर ले कितना आ रहा है, पाई से पाई गया, 0 से 0 गई, 4 से कितनी बार गया 30 बार, ऊपर कितना है 40, नीचे कितना है 3, 4/3, और आप जानते हो tan इनवर्स 4/3 होता है 53 डिग्री, कलांतर आ गया। फिर आपको IRMS चाहिए, पर Z 200 निकाल रखा है ना इसने, गलत कर रखा है भैया, तो IRMS हमारा आएगा BRMS/Z, और चूंकि BRMS कितना आया है 100, और Z जो भी आएगा वो जमाना है आपको, इसमें 200 आया, एक बार चेक कर लेना, 200 आए तो 200, अदरवाइज 380 जमा कर एम्पियर में जो आंसर आए वो आपका आंसर होगा। मुझे लगता है कि इसमें अब मैं एक बार देख लूँगा, और है ना, तो इसमें कुछ मिस्टेक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो बात हुई कुछ क्वेश्चनों की। अब नेक्स्ट, कल हम RL सर्किट पढ़ चुके थे ना, तो आज हम बात कर लें RC की, और आपको फटाफट समझ में भी आ जाएगा वो RC। चलिए ध्यान से देखना, RC सर्किट की बात की जा रही है भाई साहब।
तो आरसी परिपथ में कौन कौन से एलिमेंट जुड़े होंगे आपको नाम देकर महसूस हो रहा होगा। एक तो जोड़ना है प्रतिरोध और एक जोड़ना है संधारित्र, ठीक है ना। समझ लें एक बार, प्रतिरोध और सी धारिता का संधारित्र आपने एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया, एसी सोर्स से, जिसकी वोल्टता है B बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हाँ या ना। मान लो परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है I, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो जाएगा IR, संधारित्र का वोल्टेज हो जाएगा IXC। ये कहानी समझ गए होंगे आप। कल IXL था। फिर आप बनाओगे इसका फेजर डायग्राम। कैसे कैसे बनाओगे देखना बच्चों। सबसे पहले आप एक्स अक्ष खींचोगे, फिर आप वाई अक्ष खींचोगे, फिर आप मूल बिंदु और आप सीधे का खींच दोगे। अक्सर मैं इसको बी माना करता था, लेकिन अब बी नहीं मान सकता, क्योंकि बी मानूंगा तो कौन सा बी मानूं, बी आर के बी सी। बी आर मानूंगा तो बी सी नाराज, बी सी मानूंगा तो बी आर नाराज। तो सर आप बी नहीं मान सकते तो फिर क्या मान सकता हूं, आई तो मान सकता हूं ना भाई, बिल्कुल मान सकते हैं। अब बी आर से पूछा बोल किधर जाएगा, ये तो प्रेमी है, इसने कहा भाई करंट की दिशा में लगा दे। बात करें बी सी की तो याद करो बच्चों, बी सी पाई कोण, पाई बाई टू कोण पीछे, बी एल पाई बाई टू कोण आगे था कल, तो मैंने आगे बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब बी सी पीछे, इसका मतलब इधर। और बहुत बड़ा मत लेना, आपको पता है क्यों। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, दोनों का पाई बाई टू का अंतर है। फिर मैंने तरीका क्या बताया आपको भाई, इसके समांतर एक रेखा खींचने का प्रयास करो और यहां से एक लंब डाल दो इसके ऊपर, इस तरीके से। हाँ या ना, बात देख लेंगे। ये भी तो लंब 90 डिग्री हुआ। तो ये जो विकर्ण है ये रिजल्टेंट को दर्शाता है, और रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आएगा इसमें, बी आर सी। आर सी परिपथ है तो कितना आएगा, बी आर सी। अब जरा कोणों पर चर्चा करके देखो। ये तो है अंतिम वोल्टेज बी आर सी, तो वोल्टेज का कोण ओमेगा टी, और वोल्टेज और कला ये है कलांतर। तो बच्चों जैसा कि आपको महसूस हो रहा है, आपसे मैं पूछता कि भैया आर सी में कौन आगे है कौन पीछे है, तो आप क्या सोचते, आर सी, आर तो दिशा में है, शुद्ध सी तो पाई बाई टू पीछे वोल्टेज, पर आर सी है तो वोल्टेज कुछ पीछे है पर कम कोण से है। ध्यान से देख ले, वोल्टेज करंट से वास्तव में ही कुछ पीछे है। कल वाला समझ में आया था क्या आपको, तो कोई टेंशन नहीं है। और सदिश योग की बात करूं तो ध्यान से देखो, बी आर और बी सी 90 डिग्री पर हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट है बी आर सी, वो आएगा अंडर रूट में बी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसकी जगह मैं आई जेड आर सी जमा दूंगा, बी आर आई आर जमाऊंगा तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई एक्स सी जमाऊंगा तो आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर से आई कॉमन लेके कट जाएगा, तो जेड आर सी जो बचेगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। कल कितना आया था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। बिल्कुल मैंने कहा डिक्टो है, जहां एल दिखे उसको सी कर दो। कलांतर वही, इसमें टेन फाई लगाओ, लंब बटे आधार से लंब हो जाएगा आपका बी सी, आधार हो जाएगा बी आर, बी सी को आई एक्स सी, बी आर को आई आर, आई से आई कट जाएगा, वही आंसर आएगा जो कल आया था। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या कुछ। अगर किसी बच्चे ने आर एल ढंग से नहीं पढ़ा है तो उसको आर सी समझ में नहीं आएगा और ना ही आर एल सी आएगा, क्योंकि उस लेवल पर अब मैं समझा नहीं सकता हूं भाई। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले आर एल ढंग से पढ़ लें, ठीक है। और अब आर सी को आप मेरे साथ साथ नोट भी कीजिए, विचार करें। देख हेडिंग लिख लें आप, आर सी परिपथ। आर सी परिपथ तो लिखो इसमें, माना कैपिटल आर प्रतिरोध तथा सी धारिता का संधारित्र। कैपिटल आर प्रतिरोध तथा सी धारिता का संधारित्र। चित्रानुसार प्रत्यावर्ती
स्रोत से जुड़े हैं जिसकी वोल्टता V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यही तो मानता हूं भाई हमेशा से। डायग्राम बना तो इसका आरसी का, ये लो आर वैल्यू का प्रतिरोध और सी धारिता का संधारित्र। इसे कनेक्ट कर रहे हैं आप एसी सोर्स से। यहां तक भाई रत्ती भरी बदलाव नहीं। अगर आप इन चीजों को रट रहे हो ना तो आप मूर्ख हो। थोड़ा निष्कर्ष निकालना मुश्किल से एक आध लाइन ऐसी होगी लास्ट में जो शायद आपको सीधी याद रखने में फायदा हो। बाकी मैं सलाह दे रहा हूं कि कुछ भी मत रटना भाई इसमें से, तो आप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, अतः प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता VR बराबर IR तथा संधारित्र के सिरों पर वोल्टता BC बराबर IXC। क्लियर है यहां तक सबको? अब आप बनाएंगे फेजर आरेख सबसे पहले इसका। और फेजर आरेख कैसे बनेगा बच्चों? मैंने कहा ना आपको, सबसे पहले आप एक्स अक्ष बनाओगे, उसके बाद आप वाई अक्ष बनाओगे, मूल बिंदु, और एक लाइन खींच दोगे जिस पर आप क्या लिखने वाले हो? आई क्यों लिखा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अब दो वोल्टेज हैं BR और BC, तो इनमें झगड़ा हो जाएगा अगर आई को नहीं लाऊंगा फिल्म में तो भाई। अब आपको दो वोल्टेज सेट करने हैं। हमने पहले BR से पूछा बोल किधर जाएगा, इसने अपनी फरमाइश दिखाई करंट की दिशा में। फिर आपने BC से पूछा तो उसने कहा π/2 कोण पीछे। इसके समांतर एक लाइन खींचो और यहां से एक लंब डाल दो। मैंने कहा ना इसका जो विकर्ण होगा वो परिणामी वोल्टेज होगा, और परिणामी वोल्टेज है VRC। जरा चर्चा कोणों पर हो जाए तो आप समझ गए कि BR और BC के बीच में तो कोण 90 डिग्री का बन ही रहा है। अब लास्ट वोल्टेज ये आया है तो वोल्टेज का एक्स अक्ष से जो कोण आएगा वो ω-t होगा, क्योंकि ध्यान से देखो आप वोल्टेज के समीकरण में कितना कोण लिख चुके हो, ω-t। ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो इनका कोण कितना आएगा, फाई। तो कोई मुझे करंट का कोण बोल सकता है कि जो करंट का समीकरण लिखोगे उसमें आप कोण क्या लिखोगे, ये वाला ω-t प्लस फाई। और वास्तव में करंट वोल्टेज से फाई कोण आगे भी है। जब वोल्टेज के में ही ω-t है तो इसमें तो ω-t प्लस फाई आना ही चाहिए। यहां तक ये डायग्राम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाना चाहिए भाई। इसके बाद अब इसमें हम प्रतिबाधा निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो BRC है उसका सूत्र होगा अंडर रूट में BR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सारे आंकड़े जमाए जाएं तो IZRC बराबर अंडर रूट में BR बोले तो IR, I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर XC का स्क्वायर। I कॉमन लेके काट दूंगा तो ZRC जो बचेगा वो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ZRL कल यहां L आया था, आज ZRC है तो C आ जाएगा। अब बात करें हम कलांतर की,
कलांतर की। तो आप दिमाग लगाओ, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है कि ये वाला, इसमें आप tan लगा दो, tan फाई। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। कोण कितना है? फाई। कोण के सामने ये वाली भुजा मतलब ये वाली भुजा, लंब तो हो गया BC, लंब तो हो गया BC, और समकोण के सामने कर्ण हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा BR। बच्चों जैसा कि आप BC को जमाओगे IXC और BR को जमाओगे आप IR, I से I कट जाएगा तो भाई आ जाएगा साहब tan इनवर्स XC अपॉन R। कलांतर कितना आएगा? tan इनवर्स XC अपॉन R। कल कितना आया था? XL अपॉन R। आज कितना आया है? XC अपॉन R। एक बार आप सब इतना नोट करें। ठीक है ना? अब इसमें छोटी मोटी बातें और कर लें। कलांतर की बात की जाए, अगर कलांतर की, तो कौन आगे है कौन पीछे है, तो आपको बार बार नहीं सोचना है। आप तो इसके नाम को देखो, मैं साफ कर रहा हूं ना, इसके नाम को देखो। इसका नाम क्या है? RC। नाम क्या है? RC। तो आगे पीछे C की वजह से, C में वोल्टेज π/2 कोण पीछे होता है, तो RC में वोल्टेज कुछ कम कोण पीछे रहेगा। चित्र से आपको क्लियर भी होगा। RC परिपथ में वोल्टता धारा से फाई कोण पीछे रहती है। और फाई कितना है ये आप पहले निकाल चुके हो, tan इनवर्स XC अपॉन R। और अगर आपको इसमें धारा का समीकरण लिखना हो, RC परिपथ में विद्युत धारा का अगर आपको समीकरण लिखना है तो आप क्या लिखोगे बच्चों? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब धारा आगे है ना, तो प्लस कितना आगे है? फाई। समीकरण हो जाएगा। अगर कोई पूछे आपसे भैया I0 का चीज़ है, शिखर धारा है, सूत्र क्या होगा इसका? B0 बटे कौन सा सर्किट है? RC। और ZRC आप जानते ही हो, B0 बटे अंडर रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर। और फाई भी आप जानते हो, tan इनवर्स XC अपॉन R। उम्मीद करता हूं कि आपको RC सर्किट बहुत ढंग से एकदम क्लियरली समझ में आ गया हो। ठीक है साहब ना? तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे भाई। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे बढ़िया बढ़िया, RC सर्किट पूरा कर लिया है। कल हम बात करेंगे हमारे RLC सर्किट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट RLC है। कैसे कोई सा भी आ जाए, हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे के कुछ क्वेश्चंस प्लस RLC सर्किट हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब इसको आप नोट कर लीजिए।